तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आईबीपीएस आरआरबी 9 का नोटिफिकेशन आज सुबह दिन में आ गया है। और इस वीडियो में पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बार के नोटिफिकेशन के और पिछले नोटिफिकेशन में मेजर मेजर मेन मेन क्या अंतर हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो है अनलॉक की प्रक्रिया है और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे। तो किन बातों का आपने खास ध्यान रखना है कोरोना वायरस के समस्या को दिमाग में रखते हुए, और जब आप फॉर्म भरेंगे इसका कल से, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। इस चीज को लेके मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं, तो इस पूरे नोटिफिकेशन में मैं केवल हाईलाइटेड पार्ट्स को ही टच करूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको ये रेलेवेंट लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। तो पहली बात तो ये नोटिफिकेशन नंबर 9 है, यानी कि 9वें चरण का रिक्रूटमेंट रहेगा एपीएस का। यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेटिव पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज फॉर ईच ऑफ द आरआरबीज आर गिवन वाइड एनेक्चर। इतना रिक्रूटमेंट इन आरआरबी इज अ डायनामिक प्रोसेस। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट इन द आरआरबीज इज अ डायनामिक प्रोसेस which depends on the restriction imposed, business volume, business growth, health of the organization, branch expansion, internal and external factors, structural changes, etc. यानी कि यहाँ ये बात बोली गई है कि जो भी वैकेंसीज नीचे आप पढ़ेंगे, जितनी भी वैकेंसीज हैं, वो इन सब चीजों से प्रभावित होकर ही मेंशन करी गई हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है, जहां पे लिखा है कि वैकेंसीज मेंशन्ड आर इंडिकेटिव एंड एंटिसिपेटेड एज कम्युनिकेटेड बाय द आरआरबीज। However, provisional allotment will be made based on the actual vacancies reported by the RRBs। तो दोस्तों, जो आप में से कई बच्चों की सबसे पहली जो समस्या है कि हमारे स्टेट में वैकेंसीज नहीं आई हैं या ना के बराबर हैं, तो पहले तो वो हतोत्साहित ना हो। आप कई जगह लिखा होगा एनआर और कई जगह लिखा होगा जीरो, तो उन दोनों का ही मतलब है कि वैकेंसीज अभी एज ऑफ राइट नाउ हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो हमने रिपोर्ट करी है उसके हिसाब से हमें या तो नहीं चाहिए एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, या अभी कोई भी इनपुट वहां से नहीं आया है। लेकिन ये चीज बाद में बदली जा सकती है, तो इस बात को पहले ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या इंपॉर्टेंट चीज जो है जो हमारे दिमाग में हमको पता होनी चाहिए। अगला इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज इस बार जो है 43 आरआरबीज पार्टिसिपेटिंग हैं। टोटल ऑन 43 आरआरबीज का जो है लिस्ट मैंने यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो आप राइट में 3 कॉलम देख रहे हैं, वो ये है कि एक तो आरआरबी का नाम है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में वो ऑपरेट करता है, और सबसे लास्ट वाला कॉलम देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बोलता है कि डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। यानी कि अगर आप आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और आपने ऑप्शन में ये भरना है, और आप तेलंगाना से अगर जॉब करते हैं, तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे स्टेट में तो वैकेंसी नहीं आई, मैं किसी दूसरे स्टेट से भर दूं, तो सबसे पहले ये देखिए कि जिस स्टेट से आप भरना चाह रहे हैं उसकी प्रिस्क्राइब्ड लोकल लैंग्वेज क्या है। इसको मैं दोबारा से एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में, जहां एग्जामिनेशन की डिटेल्स कवर करूंगा, वहां इस बात को मैं दोबारा से डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि अगर आप हिंदी भाषी या राज्य से हैं, तो कोशिश करिएगा किसी हिंदी भाषी राज्य का ही से ही अप्लाई करें। मैं तो जहां तक बोलूंगा कि आप उसी राज्य से अप्लाई करें जिस राज्य को आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आप जाहिर सी बात है अपने घर के सबसे करीब जाकर ही एग्जाम देना पसंद करोगे, तो आपके लिए भी इश्यूज कम होंगे, राइट। तो इस बात को दिमाग में रखिए कि जिन भी स्टेट से आप हैं, आपकी जो लोकल प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज हो, ये जरूर पूछी जाएगी। कैसे पूछी जाएगी मैं अभी आपको बताता हूँ। अगली जो मुद्दे की और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई सेपरेटली एंड पे फीस इंटीमेशन चार्जेस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर। कहने का मतलब है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप स्केल 1 और असिस्टेंट के लिए दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो जब असिस्टेंट का फीस आप अलग भरेंगे, असिस्टेंट का फॉर्म आप अलग भरेंगे। स्केल 1 के लिए आप फीस और फॉर्म सारा कुछ दोबारा से भरेंगे। आपके दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होंगे यहाँ पर, तो दोनों का फीस अलग अलग लगेगा। आगे आने वाली बात जो है वो ये है कि एज, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। मैं ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 का ही कवर करूंगा, बाकी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए यदि आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए परीक्षा में बैठना चाहते हैं, और अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है।
और किस डेट से किस डेट के भीतर ये होना चाहिए, ये भी यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से एक बार पढ़ के ही फॉर्म भरें। आगे की बात है, अगर आप किसी कैटेगरी या किसी एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें क्या रिलैक्सेशन है, आप इस टेबल को नीचे पढ़ लीजिएगा। आपको उसमें भी यहाँ पर काफ़ी सारे इनपुट्स मिल जाएँगे। आगे चलते हैं, आगे और क्या काम की इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं बार-बार बोल दूँ कि जितना काम का इन्फॉर्मेशन है और जितना आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, पुराने नोटिफ़िकेशन के कंपैरिज़न में जो चेंजेज़ हैं वो, या जो बातें आपको एकदम इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए, वही हम लेंगे इसमें। सारा कुछ हम नहीं लेंगे। एक सिचुएशन यहाँ आती है, बच्चे जो हैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर हम ईडब्ल्यूएस से भरें या ना भरें? हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो क्या हम ईडब्ल्यूएस के थ्रू भर सकते हैं? नहीं भर सकते। यहाँ देखें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कौन आएगा? वो पर्सन्स हू आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशंस टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि आप 2 जगह बेनिफिट नहीं ले सकते हो कि मैं ओबीसी को भी बिलॉन्ग करता हूँ और मैं ईडब्ल्यूएस में भी आ जाऊँ, नहीं। आप या तो इन रिजर्वेशन या इन क्लासेस के अंतर्गत भरेंगे अगर आप उसके अंदर फॉलो अप करते हैं, नहीं तो आप ईडब्ल्यूएस का फायदा केवल तभी लेते हैं जब इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल नहीं करते। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, यहाँ लिखा हुआ है, जो लोग इन कैटेगरीज को बिलोंग नहीं करते और जिनका ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख रुपए सालाना से कम है, ठीक है ना, आर टू बी आइडेंटिफाइड एज ईडब्ल्यूएस फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है ना। द इनकम शैल इंक्लूड, अब ये इनकम में क्या क्या आएगा, इनकम शैल इंक्लूड ऑल सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, यानी कि कुल आय आपके परिवार की अगर 8 लाख रुपए सालाना से कम है, तभी आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे। ये नहीं कि पिताजी नौकरी करते हैं और उनको उनकी खेती से भी पैसा आता है, तो अगर वो दोनों मिला के 8 लाख से ज्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। दूसरा मोटा मोटी कैटेगरी क्या है, ये है कि अगर 5 एकड़ से अधिक की जमीन है तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। अगर आपका आवासीय मकान जिसमें आप रह रहे हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। अगर म्यूनिसिपैलिटीज की बात हो रही है तो 100 स्क्वायर फुट से बड़ा प्लॉट अगर है तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। और नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज के अलावा अगर आप रह रहे हैं और आपका मकान फिर से रेजिडेंशियल प्लॉट 200 गज का 200 स्क्वायर यार्ड से बड़ा है तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट सिटीज वुड बी क्लब, तो अगर आपका एक मकान इस शहर में है दूसरा मकान उस शहर में है तो वो भी काउंट होगा। इसी तरीके से जब आप ईडब्ल्यूएस का टिक मार्क करें कि आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं या नहीं, तो बहुत ही केयरफुली करना। कई बच्चे ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बहुत परेशानी आती है। इस चीज को ध्यान से पढ़ लेना। आती है बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो मैं आपको बता रहा था कि जिस स्टेट से आपको अप्लाई करना है वहां पर आप देखो यहाँ लिखा हुआ है कि भैया प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, भले ही आप ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, यहाँ पर आपका प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। क्यों डिजायरेबल है? क्योंकि जब आपका मेंस एग्जाम होगा वहां पे आपका कंप्यूटर का टेस्ट तो वहां पे ले ही लेंगे। तो अगर आपके हाई स्कूल और इंटर में अगर आपका सब्जेक्ट नहीं था या आपका कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेशन आपने नहीं भी किया, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिज़ायरेबल है, ये डिज़ायरेबल नहीं है, ये तो मैंडेटरी है। और ये मैंडेटरी है, यहाँ पे इस बात को क्लियरली देखो यहाँ लिखा हुआ है। मैं फिर से बता दूँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा ध्यान दें। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज फॉर रिक्रूटमेंट्स इन ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट, proficiency in local language as specified below shall be an essential qualification। साफ साफ बोला गया है, कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज इन द स्टेट, 8वीं तक में पढ़ा है तो उनको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने 8वीं तक की इन भाषाओं को नहीं पढ़ा, जैसे कि मान लीजिए आप गुजरात से दे रहे हैं तो हिंदी और गुजराती, और अगर आपको गुजराती आपने 8वीं तक पढ़ी हुई है स्कूल में तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी तो आरआरबी जो आपको है अमूमन 6 महीने का समय देंगे इसको तैयार करने का, उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। बात समझ रहे हैं? बाकी डिटेल्स में लिखिए, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगला मुद्दा जो बहुत थोड़ा बहुत चुभने वाला है आप लोगों को, कोरोना के चलते फीस देखो बढ़ गई है। पहले 700 600-700 रुपए फीस हुआ करती थी, अब जो है 850 रुपए फीस हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग वाला पेपर है।
तो भैया आप समझ जाएँ खर्चा बढ़ेगा तो ये फ़ीस यहाँ बढ़ गई है पहले के कंपैरेटिवली, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। आती आती है बात एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न की, तो ये ऑलमोस्ट एकदम सेम है। मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन प्री एग्ज़ाम में 40-40 क्वेश्चन्स आएँगे रीज़निंग और मैथ्स के, 45 मिनट टाइम मिलेगा, 80 नंबर का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन होंगे। ऑफिसर स्केल 1 में भी यही पैटर्न है और मेंस एग्ज़ामिनेशन की डिटेल आपके सामने है। ये तो पिछले साल जैसा ही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दूँगा प्री का, रीज़निंग में आपने क्या पढ़ना है, कॉन्ट्स में आपने क्या पढ़ना है, सीक्वेंस वगैरह सब कुछ मैं बता दूँगा। लेकिन हाल-फिलहाल ये ध्यान रखें कि प्री में रीज़निंग और कॉन्ट्स माफ़ कीजिए, और मेंस में रीज़निंग, कॉन्ट्स के साथ-साथ हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में से कोई भी एक भाषा और कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी। एक बात मैं और बता दूँ आपको, काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हिंदी से परीक्षा दें या इंग्लिश से, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। तो ये बात हो गई लैंग्वेजेस की। देखें और क्या जानकारी मुझे आपके साथ साझा करनी थी इस वीडियो में, जो आपके काम की है। हाँ, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग दोनों होती है। तो जो बच्चे पहली बार इस परीक्षा को दे रहे हैं, ध्यान रखें कि बच्चों सही उत्तर के आंसर मिलेंगे और गलत उत्तर अटेम्प्ट करने के आपके मार्क्स कट जाएंगे। कट ऑफ स्कोर्स की अगर बात हो तो लिखा हुआ है कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। हर सेक्शन में आपको एक मिनिमम कट ऑफ निकालना है, उसके बाद ही जो है आप क्वालिफाई माने जाएँगे। बाकी की सारी जानकारी यहाँ लिखी गई है। अगर आप सुबह से नोटिफ़िकेशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा। ये आती है अब इम्पोर्टेंट बात, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशंस विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ऑफिस असिस्टेंट की और स्केल 1 की भी, वो केवल और केवल मेंस के एग्जाम का जो मेरिट लिस्ट बनेगा उस पे डिपेंड होगा। यानी कि प्री जो है वो आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्केल 1 में जहां इंटरव्यू होता है, वहां मेंस के संग आपके इंटरव्यू के भी नंबर जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स। एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, अलग-अलग शहरों में अलग-अलग सेंटर्स अलग-अलग स्टेट्स में इन्होंने असाइन करे हैं, लिस्ट में अभी आपको दिखाता हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर का रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं होगा, ऑब्वियस रीज़न है कोरोना के समय की वजह से। और यहाँ बाकी सारी जानकारी लिखी है कि आपका सेंटर चेंज कर सकता है, आईबीपीएस एग्ज़ाम को कैंसल या पोस्टपोन भी कर सकता है, और ये सारी बात। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे या सही बिहेवियर नहीं होगा तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएँगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के लिए है, और सारे के सब लोगों के लिए नहीं है, स्पेसिफिक कैटेगरी लोगों के लिए है। लेकिन यहाँ पर भी लिखा है, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक फॉर सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स पीईटी ड्यूरिंग दिस पीरियड मे नॉट बी हेल्ड। तो कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी आप नाराज मत होइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या जानकारी जो है आपके काम की है, ये सारी नोटिफिकेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये चीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल ध्यान दें क्या लिखा हुआ है। ये पिछले साल तक नहीं था दोस्तों, अभी एडेड फीचर आ गया है नोटिफिकेशन में। लिखा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपको समझ में आएगा कि भाई आपका फीस क्यों बढ़ा और क्या आपसे एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन वाले दिन, एग्जामिनेशन हॉल में या वेन्यू पर। डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड फॉर अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स। तो जैसे मान लीजिए, ये बिल्कुल भारी संभावना है कि पहले एक दिन में 4 शिफ्ट होती थी, कोविड के चलते हो सकता है कि एक दिन में केवल 2 या 3 ही शिफ्ट्स हों, बहुत भारी संभावना है। दूसरी बात, मान लीजिए किसी एक एग्जाम सेंटर पे सुबह की शिफ्ट होती थी, सारे बच्चों को ठीक 1 या 1.5 घंटे पहले बुलाया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। ये भी हो सकता है कुछ को 2 घंटे पहले बुलाया जाए, कुछ को 1.5 घंटा पहले, कुछ को 1 घंटा पहले, कुछ को आधा घंटा पहले, और फिर उन सभी का एग्जामिनेशन एक साथ हो तो बिल्कुल संभव है। तो भैया इस तरीके से आपको बंदोबस्त करके जाना है। डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम्स अलग-अलग होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। लापरवाही नहीं चलेगी। इट इज एक्सपेक्टेड द कैंडिडेट स्ट्रिक्टली adheres to this time slot as entry into the exam venue will be provided based on upon the individual's time slot only। जिस समय पे आपको रिपोर्ट करने को बोला है उस समय पे आए तो ठीक है, नहीं तो भैया घुसने नहीं मिलेगा आपको वहां पे परीक्षा स्थल पे। आगे, मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड लैब नंबर।
will not be displayed outside the exam venue, but the same will be intimated to the candidates individually at the time of entry of the candidate. तो जो पहले बाहर एक पन्ना छप जाता था ना कि भैया आपका रोल नंबर ये, आपका नाम ये और यहाँ आपको जाना है, ये सब अब नहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो पैनिक मत करना दोस्तों। सारी जानकारी जब आप वहां रिपोर्ट करोगे, आपकी जब एंट्री होगी, आप अपना थंब वगैरह लगाओगे, जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि भैया आपने कहाँ पर, किस कमरे में, किस कंप्यूटर पे बैठना है। आगे देखें, आइटम्स परमिटेड इनटू द वेन्यू फॉर कैंडिडेट्स, क्या-क्या ले जा सकते हैं? आप भैया मास्क ले जा सकते हैं, पहन कर जाना है। ग्लव्स लेके जा सकते हैं। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, तो जो बिस्लरी या एक्वाफीना इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं जो ट्रांसपेरेंट है, वो ले जा सकते हैं। मिल्टन की जो स्टील वाली फ्लास्क है वो नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। सैनिटाइजर ले जा सकते हैं 50 ml तक। एक साधारण सा पेन यूज एंड थ्रो ले जा सकते हैं, बहुत फैंसी पेन मत ले जाइए। एग्जाम से जुड़े डॉक्यूमेंट जैसे कि कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी वगैरह आपको लेके ही जाना है। ठीक है ना? कॉल लेटर, एडमिट कार्ड should be bought with the photocopy of the photo stapled with it. Original ID is also to be bought for verification. The name of the ID and quality should be clear and the same. मैच करना चाहिए पिछली बार की तरह। ये सारी कहानी आपको दी गई है। आगे देखिए क्या बात है। कैंडिडेट should not share any of their personal belongings or material with anyone. Candidate should maintain social distance with another people. Candidate should stand in the row as per the instructions for the venue. If the candidate is availing the scribe, तो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ दी गई है कि उनके अपने खुद के मास्क और N95 मास्क, सैनिटाइजर वगैरह लेके आए वो। दूसरी बात, कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड इन हिज मोबाइल फोन। द आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर। A candidate will have to display this status to the security guard at the entry of the exam. अब आप खुद समझ जाइए कितना समय आपको लगने वाला है। सबसे पहले आप जाओगे, आपका मास्क देखेगा, आपका सारे कागज चेक करेगा, आपका टेम्परेचर चेक होगा, आपसे बोलेगा भैया आरोग्य सेतु है, दिखाओ भैया। आरोग्य सेतु में नंबर नाम चेक होगा, वैलिडेट होगा, आप ही हैं, आप ही का आरोग्य सेतु है कि नहीं है। उसके बाद सारी सोशल डिस्टेंसिंग की चीजें पूरी होंगी, तो आप समझ लीजिए एक एक कैंडिडेट को कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा इस काम को करने के लिए। तो दोस्तों समय लेके जाएं। Candidates with moderate or high risk status on Arogya Setu will not be allowed to enter. They will not be allowed entry in case any of the responses is declared suggested COVID infections. The candidate will not be permitted inside the exam venue. तो ये सेहत का ध्यान रखें, अगर जरा सा भी दाएं बाएं हुआ मामला तो आप भैया एग्जाम सेंटर के दरवाजे से भी लौट सकते हो। तो आरोग्य सेतु फिर रोज चेक करें, मैं तो कह रहा हूँ अपना स्टेटस। आफ्टर आरोग्य सेतु स्टेटस डिस्प्लेज एट द एंट्री स्टेज, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन एंड डिपॉजिट। तो भैया आरोग्य सेतु दिखाओ, अपना स्टेटस दिखाओ, लो रिस्क दिखाओ और उसके बाद फोन बंद करके वहां जमा करके अगले चरण के लिए जाएं। सबको थर्मोगन से चेक किया जाएगा एंट्री पॉइंट पे। इनकेस एनी पर्सन इज ऑब्जर्व टू बी हैविंग अबव नॉर्मल टेम्परेचर, तो भैया उसको भी अलाउ नहीं करेंगे। तो एकदम से आप लोग धूप में मत खड़े रहिए बहुत देर तक, उससे भी एकदम एक्सर्शन मत करिए, रिलैक्स रहिए और ठंडा पानी, अच्छा पानी पी के जाएं और मेंटेन रखें सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि ये एक भी गड़बड़ आपसे ना हो। बाकी सब तो आपने देखा ही है कि फोटो कैप्चर होगी, ये सारा काम होगा। रफ शीट्स के लिए दिया हुआ है। पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल्स, बाहर आपको लाइन से ऑर्डरली तरीके में और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जाना है। एक ब्रैकेट में जानकारी और दे दी, सम मोर इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू एग्जाम मे बी एडेड और मॉडिफाइड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड डेट ऑफ एग्जाम। तो भैया जब एग्जाम आएगा, परीक्षा का दिन आएगा, तब भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। फीस के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, महंगाई हो गई, यहाँ पर बढ़ गया फीस, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और कुछ काम की इंफॉर्मेशन अगर है तो मैं ये रही। अब यहाँ पर देखें और क्या चेंजेस हैं। तो एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट निर्धारित है, फीस जमा करने का तारीख निर्धारित है, कॉल लेटर कब आपको मिलेगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का निर्धारित है। अगर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है तो उसके बाद दोस्तों कुछ भी तारीख निर्धारित नहीं है। कॉल लेटर आएगा प्री का अगस्त में, 1 से लेकर 31 के बीच में कभी भी हो सकता है। प्री एग्जामिनेशन आपका होगा सितंबर अथवा अक्टूबर,
पिछले साल तक ऐसा नहीं था, आपको एक फिक्स डेट रेंज मिलती थी, लेकिन अब कोरोना के चलते आगे पीछे होगा, देखेंगे किस तरीके से होगा, किस तरीके से चीजें पॉसिबल होंगी। तो पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर भैया ये एग्जाम के लिए इन्होंने रिजर्व करा है। रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, और उसके बाद अगले चरण के लिए जो कॉल लेटर आएंगे, जो आपका एग्जाम होगा वो भी अक्टूबर नवंबर में होगा। कुल मिलाकर इतना दिमाग से रखिए कि 1 सितंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में सारा काम होना है। आपका प्री होना है, प्री का रिजल्ट आना है, आपका मेंस का कॉल लेटर आएगा, आपका मेंस का एग्जाम होगा, और आपका रिजल्ट आएगा, और आपका इंटरव्यू भी होगा। तो पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर, 3 महीने के अंदर आईबीपीएस ने ये टारगेट रखा है कि ये काम हम कराएं। नवंबर के अंत में अगर सब कुछ कुशल मंगल खैरियत से होता है तो जनवरी में आपको बॉस अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे मेजर मेजर पॉइंट्स, और बाकी वैकेंसीज को भी हम कवर कर लेते हैं फटाफट नटशेल में। ये मैंने हाईलाइट तो कर दी है, बस मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं कुल मिला के करीब बैठ रही हैं 4700 के आसपास। सो ऑलमोस्ट 4700 वैकेंसीज हैं, थोड़ी सी कम है इससे। पिछले साल ये 3700 के आसपास थी, यानी कि 1000 वैकेंसीज ज्यादा हैं पिछले साल से। तो जो लोग कह रहे थे ना नौकरियां कम होंगी और ये ऐसा होगा वैसा होगा, उनके मुंह पे एक ताला। ये नौकरियां कम नहीं हुई हैं, नौकरियां उल्टा बढ़ गई हैं। और यही ट्रेंड ऑफिसर स्केल 1 में भी हुआ है। पिछले साल करीब 33 से लेकर 3400 वैकेंसीज थी। अब जो है 3800 के आसपास वैकेंसीज है, तो 500 वैकेंसीज करीब यहाँ पर भी बढ़ी हैं। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और जो सब्जेक्ट मेरे एकदम करीब है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग एसओ ऑफिसर मार्केटिंग के लिए भी 8 वैकेंसीज हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 ये भी एक अच्छी खबर है मेरे वो मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मार्केटिंग ऑफिसर का तैयारी भी करते हैं। सो दैट इज इन अ नटशेल, एंड आई होप आपको ये काम की इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं जेसी एकेडमी पे, उसका डिटेल आपको नीचे दिया गया है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आरबीपीएस का, उसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है। तैयारी शुरू करने के लिए काफी सारे फ्री वीडियोस और फ्री मॉक टेस्ट आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल और आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्री के भी नीचे लिंक में दिए गए हैं। को ट्राई करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां पर मैं सिलेबस डिटेल में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सेफ।